अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, रात के इस पहर आपके साथ बात करने का मकसद ये है कि शहर इक़्तिदार में एक बड़ी बैठक हुई है और उस बैठक में कुछ फ़ैसले किए गए हैं और ये फ़ैसले उन दो फ़ैसलों की रोशनी में किए गए हैं जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब ने लिए हैं। एक फ़ैसला तो चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब ने ये लिया कि वो मुजवज़ा कानून जो अभी कानून की शक्ल उसने अख्तियार नहीं की, उस बिल के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें आई थीं, जो प्री मैच्योर कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन थी, उन्हें न सिर्फ समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया बल्कि चंद ही घंटों में दरख्वास्तों के आने के बाद उन पर 8 रुकनी लार्ज बेंच तश्कील दे दिया गया। और दूसरा फ़ैसला चीफ साहब ने यह किया कि जो पंजाब में इलेक्शन का मामला था उस पर गवर्नर स्टेट बैंक को, सेक्रेटरी ख़जाना को और दीगर हुकाम को जो है वो नोटिस जारी करके 14 अप्रैल को 11 बजे चैम्बर में बुला लिया गया। ये नाज़रीन दो ऐसे फ़ैसले हैं जो आज किए गए। मैं तो आज 12 अप्रैल को ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब न जाने आप 13 अप्रैल को देखें, 12 अप्रैल को देखें, लेकिन तारीख़ चेंज होने में कुछ ही मिनटों का जो है वो वक्त बाकी है। ग़ालिबन 40 मिनट के बाद 13 तारीख़ हो जाएगी, अभी 12 तारीख़ है। लेकिन इन दो फैसलों ने नाज़रीन इक़्तिदार के ऐवानों को कैसे जो है वो हिला के रख दिया है, कैसे इक़्तिदार के ऐवान जो है वो लर्ज़ के रह गए हैं। और जो बड़ी बैठक हुई है उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करने से पहले नाज़रीन, ये जो 8 रुकनी बेंच की तश्कील है, ये जो 8 रुकनी बेंच चीफ साहब ने तश्कील दिया है, इसके बाद अब अगर मगर की सूरत हाल तो बाकी नहीं रही। चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब ने अपने तमाम कार्ड्स, जो एक इम्प्रेशन है कि 8-7 का धड़ा सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, 15 जजेज़ हैं, 8 जजेज़ एक साइड पे हैं, 7 जजेज़ दूसरी साइड पे हैं, यानी 8 जजेज़ बंदयाल साहब के साथ हैं, 7 जजेज़ दूसरी साइड पे हैं। तो ये चीफ साहब ने तो अपने तमाम कार्ड जो हैं, जो कानूनी माहिरीन बात कर रहे हैं, वो शो कर दिए हैं। लेकिन एक नाज़रीन और डेवलपमेंट हुई है जो रात के इस पहर में आपके साथ गुफ्तगू के लिए हाज़िर हुआ हूँ। पाकिस्तान बार काउंसिल ने ऐलान कर दिया है कि ये जो 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस को नज़रअंदाज किया गया है। और पाकिस्तान बार काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं हारून रशीद साहब, और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हैं हसन रज़ा पाशा साहब, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि कल यानी 13 अप्रैल को मुल्क भर की जो अदलिया है, छोटी है बड़ी है, तमाम का बाइकआउट किया जाएगा, हड़ताल की जाएगी। और दोनों बड़ी शख्सियात ने ये ओपनली कह दिया है कि ये मन मर्ज़ी का बेंच, मन मर्ज़ी का फ़ैसला लेने के लिए तश्कील दिया गया है। अब पाकिस्तान बार काउंसिल वकला की सबसे बड़ी बॉडी है और ये जजेस साहबान के हम अल्फाज सुनते हैं, उनकी ज़ुबानों से अदा होते हैं कि बेंच और बार जो हैं वो इंसाफ की फरहमी के लिए एक दूसरे के साथ लाज़मुल मलज़ूम हैं। तो ये जो 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, इसको तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुस्तरद कर दिया है। अब इस बेंच के हवाले से एक और चीज़ भी आपके साथ डिस्कस करनी है। मैंने एक अपने वीलॉग में कहा था कि ये जो हुकूमत बिल बनाने जा रही है, ये पहले आपको एक और चीज़ बता दें कि हिस्मा बिल आया था परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, इफ्तिखार चौधरी साहब ने उस बिल को बनने से पहले सेट असाइड कर दिया था। एक मिसाल मौजूद है, ये दूसरा ऐसा बिल है जिसे बनने से पहले चैलेंज कर दिया गया है। इस पर फैसला क्या होना है क्या नहीं होना, लेकिन 8 रुकनी बेंच की तश्कील के बाद सोशल मीडिया पे फैसला सुना दिया गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जो काजिश जारी की है उसमें भी फैसला सुना दिया गया कि 8 रुकनी बेंच जो है वो किस मकसद के लिए तश्कील दिया गया है। तो फैसला क्या आना है इसमें तो अब कोई इबाम वाली बात, प्राइमा फिशाई नहीं है। लेकिन नाज़रीन बात यह है कि जो मैं बात कर रहा था कि एक वीलॉग में मैंने जिक्र किया था कि इस कानून में चूँकि चीफ जस्टिस के अख्तियारात को रेगुलेट किया जा रहा है, तो चीफ जस्टिस तो ख़ुद इस बेंच में बैठ नहीं सकते, क्योंकि इस कानून को अगर बनता है तो इफेक्टिव भी चीफ साहब होंगे। अगर इस कानून को सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच सेटिसाइड करता है तो इस फैसले के बेनिफिशरी भी चीफ साहब होंगे। चलें, चीफ साहब ने बाकी जो उस कमेटी के रुकन बनने हैं इस कानून के बाद, अब तो नहीं लग रहा कि ये कानून रहेगा, आएगा भी सही, लेकिन अगर ये कानून नाज़रीन पास हो जाता माज़रत के साथ, तो 3 रुकनी कमेटी बननी थी। उसमें चीफ साहब होने थे बंदयाल साहब, काजी फायज़ ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब।
तो तीनों का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, मफादात का टकराव हो गया। तो चाहिए तो ये था कि बाकी के जो नीचे के जजेस हैं, पहले 3 जजेस छोड़ के उन पे सीनियर जज साहबान का बेंच तश्कील दे दिया जाता, तो मेरे ख्याल से ये सवाल, ये उंगलियां इस बेंच की कंपोजिशन पर ना उठ रही होती। अब एक कुछ और चीज़ें भी डिस्कस हुई हैं, यानी यहाँ तक कह दिया गया है कि ये जिस अंदाज से इस केस को टेकअप किया गया है, इन पटिशन को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, लार्जर बेंच बनाया गया है, तो फिर तो ये बात साबित हो जाती है कि हुकूमत जो इस अख्तियार को आर्टिकल 184(3) के अख्तियार को रेगुलेट करने जा रही थी कि मन मर्जी के बेंच बनते हैं, जो हुकूमत ने तासुर दिया था, वकला कम्यूनिटी में तासुर था, और फिर मन मर्जी के बेंच, मन मर्जी का सोमोटो और मन मर्जी के फैसले लिए जाते हैं, तो इस तासुर को तो मज़ीद तक़वियत मिली है। तो फिर तो ये बिल होना चाहिए बज़ाहिर। अब ये भी सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है, और ये कामरान यूसुफ साहब ने, एंकर हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के, उन्होंने कहा है। और एक ट्वीट और भी हुआ है नाज़रीन सोशल मीडिया पे, लेकिन वो ट्वीट आपके साथ नाज़रीन शेयर करने से पहले आपको ये भी बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स में हमारी जो गुफ्तगू हो रही थी, हमारी जो गपशप हो रही थी, मैंने उसमें ये कहा कि देखें यार, चाहे ये माने या ना माने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने कल हड़ताल का ऐलान कर दिया, बाकायदा अब एलामिया जो है वो इसका जारी कर दिया गया है। मैं अपने दोस्तों से, साथियों से कह रहा था, सीनियर भी बैठे थे, जूनियर भी बैठे थे, कि ये नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नवाज़ कह लें, पीपल्स पार्टी कह लें, इनसे अगर हम तकाबले जायज़ा लें इमरान खान साहब का, तो खान साहब ने फील्डिंग बड़ी अच्छी सेट कर रखी थी। यानी अगले जो 10 साल 15 साल का खान साहब का इक़्तिदार में रहने का प्लान था, जिसमें सिदारती निज़ाम भी मुतारफ़ कराने का प्लान था, आइनी तरमीमें, आइन की जो पूरी एक शक्ल है उसको तब्दील करने का भी प्लान था, तो खान साहब ने फील्डिंग बड़ी अच्छी सेट कर रखी थी। मैंने कहा कि खान साहब का प्लान था, जो मैंने चीज़ उनके सामने रखी, कि बाजवा साहब को वक्त से पहले या वक्त के ऊपर रिटायर्ड करके जनरल फैज़ हमीद साहब को लेके आना है, और फिर असम्बली की टेन्योर मुकम्मल होने से पहले, जस्टिस काजी फाइज़ा के चीफ जस्टिस बनने से पहले जो इलेक्शन है उसका ऐलान करा के खान साहब ने वज़ीर आज़म दोबारा मुंतखब हो जाना है। और फिर बात 2023 के इलेक्शन तक महदूद नहीं थी, बल्कि बात ये सारा फोकस रखा गया 2028 तक भी, और ये भी देखा गया कि 2028 में चीफ जस्टिस कौन होगा। ये तमाम चीज़ें कैलकुलेशन की गई और उसके बाद फील्डिंग सेट की गई। आज आप देख लें कि जो हालात चल रहे हैं, जो लेगेसी थी, जो फील्डिंग सेट की गई थी, उसमें मेन प्लेयर तो मंज़े आम से हट चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन बाकियात अभी भी रजिस्ट कर रही है, अभी भी मौजूदा हुक्मरानों को। और आज मैं ये भी कह दूं कि जो हुकूमत को एक कहा जाता है कि इन्होंने गलती की इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा करके, ये कोई गलती नहीं थी। इन हालात में तो लगता है कि हुकूमत ने अदम एतमाद की तहरीक ला के ठीक किया था, और हुकूमत संभाल के भी ठीक किया। वो अलग बात है कि मईशत का एक अलग चैप्टर है, उस पर हुकूमत को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। महंगाई में इजाफा हुआ है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नीचे चली गई है, अफरात ज़र बढ़ गया है, लेकिन सवाल यह है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। जब इसके ज़िम्मेदार की बात आती है ना, तो फिर सब लोगों की ज़बानें गंग हो जाती हैं, क्योंकि गंद जो है इन्होंने उठाया है। और किसका गंद उठाया है? जिसका गंद है आज वो मईशत पे बात कर रहा है, जो $27 बिलियन की मकरूज़ मईशत को $47 बिलियन पे छोड़ कर गया, जो कर्ज़ के ख़ात्मे के लिए आया था, जो मुल्क को कर्ज़ों से निजात दिलाने के लिए आया था, वो कर्ज़े डबल करके गया। लेकिन आज फिर उसको वापस लाने के लिए सिस्टम के अंदर ऐसे मोहरे मौजूद हैं जो अपने कंधे पेश कर रहे हैं, बल्कि कंधे पेश नहीं कर रहे, वो कंधे पहले ही जो है वो दे चुके थे, वो बिक चुके थे और खान साहब के साथ खड़े थे। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ हमने शेयर करनी है, फिर उस बैठक वाले मामले पे भी आएंगे। अब नाज़रीन ये देखें, तलत हुसैन साहब ने ये ट्वीट किया, बल्कि अजमल जामी साहब ने ट्वीट किया कि ये किधर गया जी, ये आ गया अजमल जामी साहब, तश्कील का हिंसा 8 है, मामला जुफ्त हो चुका है, तश्कील से गुमान गुजरता है कि गुंजाइश बाकी नहीं रखी गई अगर मगर की। यानी लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि यह फैसला तो 8-0 का आएगा, इख्तलाफी नोट आने की गुंजाइश ही नहीं रखी गई। इसी तरीके से नाजरीन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मैंने ट्वीट्स देखे कि वो कह रहे हैं जी आइन के अंदर लिखा गया है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना है, बार बार एक ही आर्टिकल का हवाला देते हैं। अब मैं आपके सामने मुख्तलिफ केसेस की मिसालें पेश कर देता हूँ
क्या उन केसेस का फैसला करते हुए किसी एक आर्टिकल को कंसीडर किया गया था, सिंगल आर्टिकल को, या नवाज शरीफ को बाहर करने के लिए, या इमरान खान के सियासी मुखालफिन को इलेक्शन की दौड़ से, सियासत से बाहर करने के लिए बहुत सारे आर्टिकल को मिला के पढ़ा गया। अब जो नवाज शरीफ का मुकदमा था कि वो पार्टी के चेयरमैन सदर नहीं रह सकते, जब उन्हें वजारत-ए-आज़म से हटाया गया तो उन्हें पार्टी का सदर बना दिया गया। वो केस भी चैलेंज हुआ, और जब पार्टी चेयरमैनशिप या पार्टी सदारत चैलेंज हुई नवाज शरीफ की, तो जो कानून था पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से वो तो इजाज़त देता था, उसमें आर्टिकल 62-63 की डिस्क्वालिफिकेशन का जिक्र नहीं था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो फिर आप देखें कि आर्टिकल 62 को उठाया गया, आर्टिकल 63 को उठाया गया, और एक आध और आर्टिकल को साथ रखा गया, और फिर उसे मिलाया गया सियासी जमातों के जो चेयरमैन होते हैं, जो सरबराह बनते हैं, कि ये उनकी भी क्वालिफिकेशन है। जो पार्टी का सरबराह है, अगर वो 62-63 में पूरा नहीं उतरता, बेशक वो इलेक्शन ना लड़े, लेकिन वो चूँकि खुद डिस्क्वालीफाई होगा तो वो पार्लियामेंटेरियन को डिक्टेट करेगा। तो एक नायल शख्स जो है वो किसी को टिकट कैसे दे सकता है, वो डिक्टेट कैसे कर सकता है। तो ये 3-4 आर्टिकल मिला के 62, 63, 17 और पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रोल करने वाले, रेगुलेट करने वाले कानून के सेक्शन मिला के नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से फारिग कर दिया। फिर आर्टिकल 63A का मुकदमा आ जाता है। आर्टिकल 63A बड़ा क्लियर, बड़ा वाज़ेह उसमें लिखा गया कि जो भी पार्टी डायरेक्शन की वायलेशन करेगा, वोट डालेगा, उसमें नहीं लिखा गया आइन के अंदर कि वोट डालेगा तो गिनती में शुमार नहीं होगा। आइन में लिखा गया है कि वोट डालेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन उस वक्त कहा गया कि हमने जो लिखा है उसकी रूह पे नहीं जाना, हमने इसका मकसद क्या है इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। यानी इंटरप्रिटेशन आपने कर दी, और फिर इंटरप्रिटेशन करते हुए आपने 63A के साथ आर्टिकल 17 को भी मिलाया, गलबन 17 या 16 को भी मिलाया, और ये कहा गया कि सियासी जमातों के भी बुनियादी हकूक़ होते हैं। अगर आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी होती है तो सियासी जमातों के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो जाती है। तो आपने 2 आर्टिकल मिला के 63A की एक नई तशरीह, जिसे अब वकला बरादरी भी कहते हैं कि रीराइट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं, और जो ये रेफरेंस लेके आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं। तो ये 3-4 आर्टिकल मिला के यहाँ पर आर्टिकल 63A की तशरीह कर दी गई। लेकिन अब ऐसे सियासी तजियाकार मरे जा रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के, फिफड़ों का जोर लगा के कहते हैं कि आइन के अंदर 90 दिन का लिखा है। और भाई, जब नवाज शरीफ को फारिग किया जा रहा था, 63A की पटिशन की नई तशरीह की जा रही थी, उस वक्त तो आप नहीं कह रहे थे कि ये तो सिंगल आर्टिकल है, आप इसके साथ 4-5 आर्टिकल क्यों मिला रहे हैं भाई, हर आर्टिकल को अलग अलग पढ़ें। उस वक्त कह रहे थे नहीं, ये आर्टिकल जॉइंटली पढ़े जाएंगे। क्या इलेक्शन के मामले के ऊपर तमाम आर्टिकल जॉइंटली फिर नहीं पढ़े जाएंगे? एक बात करें ना, एक वक्त में एक बात है, दूसरे वक्त में वो दूसरी बात है। यानी जिस वक्त आपको जो बात सूट करती है आप वो अडॉप्ट कर लेते हैं, आप सवाल ही नहीं उठाते। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बड़े बड़े सियासी तजियाकार बने हुए हैं। लेकिन कतई नज़र सारी बहस के नाज़रीन, जो बैठक हुई है इस्लामाबाद में, उसमें यह फ़ैसला हुआ है कि इस कानून का दिफा करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि दिफा कैसे करेंगे, बेंच आपके सामने है। बेंच की कंपोजिशन के ऊपर तो लोग फैसला से पहले फ़ैसला दे चुके हैं, लेकिन कहा जा रहा है जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बड़ी बैठक हुई है, जिसमें वज़ीर कानून भी थे, अटॉर्नी जनरल भी थे, दीगर लीगल माइंड भी थे, उसमें कहा गया कि इसे हम बिल का दिफा करेंगे। अब देखते हैं दिफा कैसे करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि दरख्वास्तें आईं, मिनटों के अंदर, चंद घंटों के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर होगी, तो इंटेंट तो नज़र आ रहा है। और इसमें सीनियर जज साहबान को नज़रअंदाज कर दिया गया, उन्हें शामिल नहीं किया गया। अगर जस्टिस काजी फाइज साहब पे पाबंदी भी लग सकती है कोई इमरान खान के केसेस ना सुने, तो क्या ये जो कानून है, इस कानून के जो बेनिफिशरी हैं, इस कानून के जो इफेक्टी हैं, क्या उन्हें ये केस सुनना चाहिए? ये एक सवाल है, ये एक सवाल है। लेकिन नाज़रीन, लग ये रहा है, जो हमें ज़राए ने बताया है, कि अगर मामला इस तरह से चले तो फिर कुछ भी हो सकता है। बात उन हालात की तरफ जा सकती है जिसे कभी अच्छी नज़रों से नहीं देखा गया, जिसको कभी अप्रिशिएट नहीं किया गया। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर फ़ैसले आते हैं तो ये कागज़ी फ़ैसले होंगे। अगर रियासती इदारे फ़ैसले नहीं मानेंगे, उन पर अमल दरामद नहीं कराएंगे, तो कैसे अमल दरामद करवाएंगे? अगर इलेक्शन कमीशन फ़ंड्स के बगैर, अगर इलेक्शन कमीशन सिक्योरिटी के बगैर, अगर इलेक्शन कमीशन दीगर इदारों की मामलत के बगैर इलेक्शन नहीं करवा सकता,
ये कहा जा रहा है, शहर इक़्तिदार में बातें हो रही, मैं खुद से नहीं कह रहा, ज़राए बता रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अगर अमल दरामद ना करने का फ़ैसला हुआ तो अमल दरामद कैसे होगा, कौन करवाएगा? तो कहा जा रहा है कि ये फ़ैसले सिर्फ़ कागज़ों में रह जाएंगे, इन पे अमल नहीं होगा। लेकिन हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे और ये जो ईगो की, अनाओं की, अपनी अपनी अना की लड़ाइयाँ हैं, इन अना की लड़ाइयों में कहीं पाकिस्तान का और पाकिस्तान की आवाम का नुकसान ना हो। आप सब भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का और इस रियासत पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।